आदरणीय सभापति जी, इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पर मोइली साहब ने चर्चा आरंभ की और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने विचार रखे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें इंटरवीन किया। मैं सभी राजनीतिक दलों का, इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी सांसदों का बहुत आभारी हूं कि बहुत बड़ी मात्रा में जिस विषय को लेकर कई वर्षों से इस देश में चर्चा हो रही थी, व्यापक सदन ने उसका समर्थन किया है। मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि पिछले 2 वर्ष से इन सारी चर्चाओं के दौरान जो उन्होंने समर्थन दिया और आज इस बिल के पीछे जो व्यवस्था को परिवर्तित करने की ताकत है, सदन और देश के सामने रखी है। जिन विषयों पे माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि लगभग सभी सदस्य जीएसटी बिल के पक्ष में बोले हैं। केवल एक राजनीतिक दल को लेकर थोड़े से प्रश्न हैं। लेकिन सर्वप्रथम मैं खड़गे जी ने जो विषय उठाया और उनको 2 वर्ष पूर्व से पिछले 5 वर्ष का एक स्वाभाविक चिंता थी कि क्या कारण था कि कुछ राज्य जब 2011 में यह बिल आया तो इसका विरोध करते थे। 2006 में पहली बार चिदंबरम साहब के बजट में इसकी चर्चा हुई। 2011 में पहली बार यह संविधान संशोधन पेश हुआ। आपने अभी डिप्टी स्पीकर साहब का एक प्रश्न पूछा, where he asked why not compensate for more than 5 years. The 2011 bill did not have a provision for compensation of the manufacturing states. The 2011 bill was the first exercise which was made. From 2011 to 2013, it was before the standing committee. और ये वो स्टैंडिंग कमेटी थी जिसमें यूपीए के सदस्यों का बहुमत था। और इस स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई अगस्त 2013 में, वो सर्वसम्मति से आई थी। आपके भी सब सदस्य उस रिपोर्ट के साथ सहमत थे। यशवंत सिन्हा जी उसके अध्यक्ष थे। और उस बिल के संबंध में पहले तो मैं आपको यह याद दिला दूं कि न 2006 में, न 2011 के उस बिल में, न 2013 की उस रिपोर्ट में और मई 2014 को बिल को जिस स्थिति में आप छोड़कर गए थे, कभी भी उसमें कैप लगे ये न कभी सुझाव था, न कभी इसका जिक्र था। This cap and the concept of a cap is a subsequent thought. Even when this bill came before this House in May 2015, there was not a suggestion about a cap. कैप की इस विचारधारा को आपने अडॉप्ट किया जब यह बिल राज्यसभा में गया पहली बार। तो इसलिए आपको सदा हमेशा आम व्यक्ति की, गरीब आदमी की चिंता थी और इसलिए कैप लगे। वो चिंता आपकी 2015 के बाद पैदा हुई। 2011 से लेकर 2014 जब तक आपका बिल था, वो चिंता आपको नहीं थी। तो जिसको आप फ्लॉड बिल कहते हैं, वो उसी परंपरा में था जिसमें आपका बिल था। दूसरी, उसमें मैं कमी नहीं कहूंगा, मैं आलोचना इसलिए भी कर रहा, दिस वॉज एन इवॉल्विंग प्रोसेस।
There was no provision for compensation of the losing states. आज आपने हर क्षेत्रीय दल का, हर राज्य सरकार का विचार आपके सामने है। स्टैंडिंग कमेटी ने यह कहा कि 5 साल तक मुआवजा दो, 3 साल तक पूरा और फिर 2 साल स्टैगरिंग रूप में समाप्त हो जाए। Even that staggering reduction was not acceptable to the states. What did my friend Kalyan Banerjee say today? Ki please give us an assurance that it will be full compensation. जितने राज्य थे वो एक आवाज में कह रहे थे कि ये फुल कॉम्पेंसेशन हो। 2011 के बिल का मैं और आपको कल्पना बता दूं, मैंने आरंभ में भी कहा था, उसमें था कि जीएसटी काउंसिल कैसे निर्णय लेगी। जीएसटी काउंसिल विल डिसाइड बाय कंसेंसस। तो राज्यों के मुख्यमंत्री ये सवाल पूछ रहे थे, कंसेंसस का अर्थ क्या है? क्या कंसेंसस यूनानिमिटी को कहते हैं? क्या कंसेंसस सिंपल मेजॉरिटी को कहेंगे? क्या 2/3 या 3/4 बहुमत को कहेंगे? हाउ विल यू डिफाइन अ कंसेंसस? कंसेंसस इज एन इलास्टिक फ्रेज। From 51% to 100% anything can be consensus. तो इसलिए स्टैंडिंग कमेटी जिसमें आपके सदस्य बहुमत में थे, उसने ये फॉर्मूला बनाया कि 2/3 राज्यों की वोट होगी, 1/3 केंद्र की वोट होगी और 3/4 बहुमत चाहिए जीएसटी काउंसिल में निर्णय के लिए। और इस प्रस्तावना को जब आपकी सरकार के सामने गई तो नवंबर 2013 में जाकर, जब लगभग चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी थी, आपकी सरकार ने उसको स्वीकार किया और आपने कह दिया कि सुषमा जी ने और हमने मिलकर 5 साल के लिए रोक दिया उसको। नवंबर 2013 तब तक ये विषय तय नहीं थे। जब मई जून में हमने पहली बार मीटिंग बुलानी शुरू की 2014 में, तो राज्यों का पहला प्रश्न क्या था? राज्यों का कहना था हम आपकी बात पे भरोसा क्यों करें? 2009, 10 और 11 3 साल के लिए जब यूपीए की सरकार थी और हर राज्य को कहा था कि सीएसटी कॉम्पेंसेशन राज्यों को मिलेगा, जो घाटा हुआ फुल सीएसटी कॉम्पेंसेशन 3 वर्षों का मिलेगा, हमें एक फूटी कौड़ी केंद्र ने नहीं दी। When you are not paying us now, how do I trust you that you will pay me for the loss suffered because of GST? The precondition of the states was from 2009 to 2011, for 3 years, the government, central government didn't pay us. फिर हमने अपने खाते देखे कि भाई अब किस तरीके से पेमेंट करें। तो पिछले 3 साल से राज्यों को यह कमिट किया कि 1/3 जो राज्यों का उधार हमारे सर पे था उसको हम उतारेंगे। 2/3 हम उतार चुके हैं, आखिरी 1/3 अब इस वर्ष के अंदर तीसरे वर्ष में अपने उतारेंगे। राज्यों का जो विश्वास था, पास्ट कॉम्पेंसेशन आपने दिया नहीं, फ्यूचर कॉम्पेंसेशन का आप वायदा नहीं कर रहे, सिर्फ कंसेंसस से निर्णय होगा, ये आपका बिल है। और ये जो आज आपने विषय उठाया और मोइली साहब ने विशेष रूप से कहा कि जुडिशियल ट्राइब्यूनल जो 2011 के बिल में था कि कोई विवाद आ जाए तो जुडिशियल ट्राइब्यूनल उसको रिजॉल्व करेगा। मैंने पहले भी दूसरे सदन में यह कहा था, मैं फिर एक बार दोहराता हूं कि जीएसटी काउंसिल में किस प्रकार से फंक्शनिंग होगी। आज टैक्स कितना लगे वो संसद तय करती है, राज्य में कितना लगे वो राज्य की विधानसभा तय करती है। काउंसिल बनने के बाद इन दोनों के अधिकार रहेंगे, लेकिन जीएसटी काउंसिल के सुझाव के ऊपर ये लोग तय करेंगे। मान लीजिए 2 राज्यों के बीच में विवाद आ गया कोई इंटरस्टेट टैक्स को लेकर, या किसी राज्य और केंद्र के बीच में आ गया, या टीडीपी के एक माननीय सदस्य ने पूछा कि काउंसिल ने फैसला कर दिया और एक राज्य ने नहीं माना और उस राज्य ने डिस्प्यूट खड़ी कर दी। हाउ आर टैक्सेशन डिस्प्यूट्स टू बी रिजॉल्व?
between the center and the states. These are political decisions. The entire standing committee felt कि ये राजनीतिक विवाद है, राज्य और केंद्र का हुआ या राज्य और राज्यों का हुआ, आप किसी पॉलिटिकल मैकेनिज्म के माध्यम से इसको रिजॉल्व कीजिए। और इसके पीछे एक भावना यह भी थी कि ये जो हमारी व्यवस्था में सेपरेशन ऑफ पावर्स की व्यवस्था में एक इम्बैलेंस आया है कि एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग के अंदर एक एक्सेसिव जुडिशियल इंटरवेंशन शुरू हुई है, तो टैक्सेशन का जो पावर है ये भी क्या आप जुडिशरी को देना चाहते हैं, ये विवाद था। और इसलिए डिस्प्यूट रिड्रेसल के माध्यम से टैक्सेशन पावर आप जीएसटी काउंसिल में रखिए और काउंसिल तय करेगी कि किस तरह का डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म हमने बनाना है। दिस द काउंसिल विल डिसाइड, डोंट हैंड ओवर दिस पावर ऑल्सो टू द कोर्ट। ये एक भावना थी और इस सुझाव को भी स्टैंडिंग कमेटी के आपकी सरकार ने स्वीकार किया। मैं आज फाइल लाया हूं जहां पर आपकी सरकार ने इसको नवंबर 2013 में इसको स्वीकार किया और हमने जो बिल बनाया वो उसी आधार के ऊपर बनाया। आपने सुझाव दिया कि इसकी थोड़ी भाषा बदल दीजिए, हमने उसकी भाषा बदल दी। अच्छा, ये संभावना भी हो सकती है कि कोई मैकेनिज्म ऐसा हो जिसमें कानूनी मुद्दे हो तो जुडिशियल इंटरवेंशन भी हो सकती है। कई ऐसे हैं जो कोई पैनल उसको एडजुडिकेट कर सकता है। लेकिन इन तमाम विषयों को लेकर 2011 के कानून को लेकर बहुत विवाद थे। मुआवजे का विवाद था, कॉम्पेंसेशन का विवाद था, राज्यों के अधिकारों का विवाद था, राज्यों को सीएसटी कॉम्पेंसेशन न देना वो विवाद थे। और इसलिए एक नहीं अनेक राज्यों को भी ये विवाद थे। अब आपने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स का 1%, इसमें कोई गुजरात अकेला नहीं था। गुजरात, महाराष्ट्र में उस वक्त आपकी सरकार थी, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी स्टेट्स में, इन सभी राज्यों में जो मैन्युफैक्चरिंग राज्य थे उनका यह कहना था कि अगर ये डेस्टिनेशन टैक्स है तो हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग का क्रिएट किया है और हमें जो घाटा होगा, हाउ विल यू कॉम्पेंसेट? And that is why Mr. Thambidurai is today asking what will happen to the loss suffered by my state, which is a manufacturing state, because I have invested heavily in the state. तो ये उस 2011 से 14 तक का के तथ्य हैं। Some questions have been raised, and I'll just take the larger questions. Mr. Venugopal raised the question about sovereignty and autonomy of the states. Are we surrendering that? You are shifting to a new mechanism because it's a new form of tax where there will be a uniform tax structure across the country. You will be moving away from the present system where there are separate compartments of a state tax and a central tax. Once you get into the GST pipeline, the state and the center will have to interact together. And once they interact together, the state of Tamil Nadu will be involved in determining and taking decisions even in relation to the central GST. The center will be involved in decisions relating to the states. So none of us is going to be surrendering his authority or autonomy. We are both going to be pooling our sovereignty together so that we are able to create a new taxation mechanism. This is an additionality of power which comes to both the states and the center because the new mechanism necessarily involves that. The second question which Mr. Thambidurai raised is with regard to this fear of the unknown as to what happens after 5 years if there is a continuous loss of taxation. Sir, we are moving towards a more efficient system. We are moving towards a system which is going to plug leakages. We are moving towards a system which is going to plug corruption in a big way. The base of taxation itself is going to expand.
And if you look at each of these manufacturing states, this was also a fear expressed at the time of the VAT, that the center will have to compensate the states. Eventually, such a situation was never reached because VAT became a win-win situation for everyone. I have not the least doubt that will be the position even now. The base of taxation is going to increase, evasion is going to be plugged, the quantum of tax raised is going to increase, and additionally, don't forget, the states are also going to get, as a part of the state GST, to levy a tax on services. So if Maharashtra is a manufacturing state, the service tax collection of Mumbai can also partly go into their kitty. If Karnataka is a manufacturing state, they are going to benefit from the Bangalore service tax. If Tamil Nadu is a manufacturing state, Chennai is also a very powerful service center. And therefore, there is going to be additionality of taxes which are going to go into your kitty. The structure is going to change, and therefore this fear that our rates are going to come down after 5 years, I think this is an exaggerated fear which should not really materially impact on us. जो मूल बहस जो 2015 के बाद में आरंभ हुई, वो बहस इस विषय की है कि टैक्स की रेट क्या होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, इसको लेकर तरह तरह के विचार हैं। खड़गे जी ने कहा कि इससे आम आदमी के ऊपर दबाव ना पड़े जिससे कीमतें बढ़ जाएं। जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बास्केट है, उसके 54% आइटम ऐसे हैं जो इस इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बाहर हैं, वो जीएसटी में भी शायद बाहर रहेंगे। अधिक आइटम ऐसे हैं बकाया में से जो लोअर टैक्स रेट में आते हैं, और 12-13% ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड रेट में आएंगे। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जीएसटी के बाद भी कई प्रोडक्ट्स होंगे जो टैक्सेबल नहीं होंगे, कई ऐसे होंगे जिन पे कम टैक्स लगेगा, जो आपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की रिपोर्ट पढ़ी, कई होंगे जिन पे स्टैंडर्ड रहेगा, और स्टैंडर्ड से ऊपर वो होंगे जिन्हें हम डीमेरिट गुड्स कहते हैं, जो पर्यावरण के लिए खराब है, स्वास्थ्य के लिए खराब है, या लग्जरी आइटम्स हैं। अब बीएमडब्ल्यू गाड़ी और हवाई चप्पल के ऊपर एक जितना टैक्स नहीं लग सकता, अलग अलग टैक्स लगना चाहिए, और इसलिए ये अलग अलग स्लैब्स होते हैं। इस टैक्सेशन के पीछे जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है, उसका सरल अर्थ यह है कि आज केंद्र और राज्य जितना टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, अगर उतने स्तर का टैक्स इकट्ठा करना है तो कितनी परसेंटेज होनी चाहिए टैक्स की, वो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट आपको बता देंगे। अब उस न्यूट्रल रेट के एक अंक को हम 3 हिस्सों में बांट दें कि कम दर वाला कौन सा होगा, स्टैंडर्ड दर वाला कौन सा होगा, और ज्यादा दर वाला कौन सा होगा, तो उद्देश्य है कि हम वहां तक पहुंचे। अब यह कैलकुलेशन का विषय है, राजनीतिक स्लोगन्स का विषय नहीं है। इसमें सभी राज्यों ने, और आप जो कहते हैं कि हमसे बात करो, उस सदन में तकलीफ होगी नहीं तो यहां होगी, यह आप वर्सेस हम नहीं है, देम वर्सेस अस नहीं है। जो मंच इसको तय करेगा उसमें आपके भी 8 फाइनेंस मिनिस्टर्स होने वाले हैं, जो कांग्रेस पार्टी के भी फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे, लेफ्ट पार्टीज के 2 होंगे, तृणमूल कांग्रेस के होंगे, उनके तो अध्यक्ष ही हैं एम्पावर्ड कमेटी के। आज हर राजनीतिक दल, जो प्रमुख राजनीतिक दल है, समाजवादी पार्टी के वित्त मंत्री वहां पर होंगे, जनता दल के वित्त मंत्री वहां पर होंगे जो बिहार सरकार के हैं, बीजू जनता दल के वहां होंगे, और वो सारे अपने अधिकारियों के साथ कैलकुलेशन करेंगे। I will deal with that issue separately. वो सारे के सारे कैलकुलेट करेंगे
वो भी उतना ही चुने हुए हैं जितना हम यहां पर बैठे हुए इलेक्टेड हैं। और चुने हुए वो सारे 29 राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि क्यों चाहेंगे कि हम लोगों के ऊपर अनावश्यक बोझ डालें? अब क्या उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ये चाहेंगे कि मैं इतना बोझ डाल दूं कि चुनाव सिर पे है ताकि लोग मेरे खिलाफ हो जाएं? वो भी कोशिश करेंगे जिस न्यूनतम टैक्स से मेरा काम चलता है सरकार का, मैं केवल उतना टैक्स लगाऊं। बिहार के वित्त मंत्री वो चाहेंगे, और आपके भी कर्नाटक के वित्त मंत्री यही तर्क देंगे कि जितने टैक्स से काम चलने वाला है राज्य का, हम उतना टैक्स लें। अब इन सब ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि हमारे 2 गाइडिंग प्रिंसिपल होंगे। पहला सिद्धांत होगा कि मौजूदा रेट से हम नीचे आए। मौजूदा रेट क्या है? आज 80% आइटम्स पे केंद्र जो एक्साइज लेता है 12.5%, 60-62% आइटम्स पे जो राज्य वैट लेते हैं वो 14.5%। तो अधिक मात्रा में आइटम्स पे तो 27% आज ले रहे हैं, उसमें फिर छोटे टैक्सेस और जोड़ लीजिए, तो धीरे धीरे इसको कम करेंगे। और कम क्यों होंगे? 3 कारणों की वजह से ये कम होंगे। एफिशिएंसी सिस्टम में आएगी, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं होगा, और उसके अतिरिक्त कई लो टैक्सेशन आइटम्स होंगे जिससे इसकी एवरेज नीचे आएगी। तो उन्होंने सर्वसम्मति से यह कहा कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेस हैं, हम उन मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेस को मौजूदा स्तर से नीचे लाएंगे, धीरे धीरे नीचे और लाएंगे, और उतना टैक्स इकट्ठा करेंगे जितना आज की तारीख में सरकार का काम, जिसमें सारे विकास कार्य हो पाए, जितने गरीबी उन्मूलन की हमारी योजनाएं हैं वो सारी चल पाए, उसके लिए जितना सरकार को चाहिए। कोई ये नहीं चाहेगा कि सरकार एक्सेसिव प्रॉफिटेरिंग करे और मतदाता को नाराज कर दे। कोई राज्य ये नहीं चाहेगा कि इतना कम भी हो कि जिससे मैं वेतन देने की स्थिति में ना रहूं। तो इसलिए उन 29 राज्यों के वित्त मंत्रियों में उतनी ही जिम्मेवारी होगी इस विषय में जितनी आप में और मुझ में है। और इसलिए हम अंदाजा लगा लें कि आप पे हमें शक है। ये शक आपको 2006 से लेकर 2014 तक तो था नहीं, जब बिल में कैपिंग नहीं थी। और इसलिए वो जब कैलकुलेट करेंगे तो जीएसटी काउंसिल के अंदर वो इसका कैलकुलेशन करेंगे, और वो कैलकुलेशन हम लोगों के समक्ष सामने आएगा, और फिर हमारे में अधिकार होगा कि हम किस प्रकार से उसका कानून बनाते हैं। और काउंसिल को ये अधिकार ये संविधान संशोधन दे रहा है। अब एक विषय ये उठा कि the AIDMK raised this issue that this 1/3 versus 2/3 between the center and the states, Mr. Venugopal said, should be made 1/4 versus 3/4. Now, if you make it 3/4 for the states and 1/4 for the center, and the quorum required for vote is 3/4, effectively you are ousting this union government from the taxation system of India and its decisions. Was that ever the intention how India is going to be run? The very first article of the Constitution says India, that is Bharat, is the union of states, and you want the union to be out of any decision making with regard to the union taxation. I have repeatedly said in the other house, and I am repeating in this house, India is a union of states, not a confederation of states. And therefore you need a strong union and you need strong states. You can't have a weak, helpless union. Who is going to organize the defense of India? Who is going to organize the maintenance of public order? Who is going to organize the battle against terrorism? Who is going to have all the poverty eradication? Every day we say, give more help to the states, give more help for centrally sponsored schemes, have more devolutions. We say this because the union has to have that union authority, and therefore to say that give 3/4 majority to the states so that the union can be ousted is not a very reasonable suggestion itself. No, you mentioned that in fact your memorandum says 3/4 should be the right of the states. Your memorandum in writing says that.
several questions have arisen. What if a state wants to disagree with a decision of the council? Well, it can raise a dispute. That is why the dispute redressal mechanism is there. अब सीपीएम के माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या कोई राज्य अगर कोई टैक्स लगाना चाहता है तो काउंसिल में अगर तय करती है, अगर जीएसटी काउंसिल तय करती है कि राज्यों को कोई स्वायत्तता है या किसी एक राज्य को है, तो वो काउंसिल का विषय है। अभी काउंसिल बननी है, काउंसिल ने सुझाव देना है, ये विषय आप वो राज्य काउंसिल के समक्ष रेस करेगा। और इस संविधान संशोधन में ये प्रावधान है कि किसी राज्य में विशेष परिस्थिति आती है, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा आ गया, तो फिर काउंसिल उस राज्य के संबंध में उस विशेष परिस्थिति में उपयुक्त निर्णय कर सकती है। Moily Saab raised this question of whether this house is a minor partner. Sir, in matters of taxation, you are the major partner. The charge against me is that I am saying you are too major a partner. And that is how the Constitution envisaged it. And therefore, whenever any taxation is imposed by the union government, the scheme of the Constitution itself is Article 110, that the union government has to come before this house and there can be no levy of taxation unless it is appropriated and sanctioned by this house. And therefore, in matters of taxation, you have really the predominant authority. The other house has an authority to make suggestions. Now, what इस बिल की शेप क्या होगी? बिल का ड्राफ्ट बनेगा। मेहताब साहब ने उसका उत्तर दे दिया। बिल का ड्राफ्ट कौन बनाएगा? मैं नहीं बनाऊंगा। इस संविधान संशोधन में जीएसटी काउंसिल बनाएगी, जिसमें आपके भी वित्त मंत्री होंगे, आपके भी राज्य के प्रतिनिधि। वो काउंसिल इसका ड्राफ्ट बनाएगी, वो ड्राफ्ट केंद्र सरकार के पास आएगा और वो ड्राफ्ट राज्यों के समक्ष आएंगे। और इसलिए जब राज्यों के समक्ष आएंगे, जो सेंट्रल जीएसटी का ड्राफ्ट होगा वो पार्लियामेंट में आएगा, जो आईजीएसटी का होगा वो पार्लियामेंट में आएगा, जो एसजीएसटी का होगा वो सब विधानसभाओं में जाएगा। और इसका उत्तर दीपेंद्र जी आपके प्रश्न का भी है, जो आर्टिकल 109 और 110 को लेकर आपने डिस्टिंक्शन बतलाया। आर्टिकल 109 वाले जो कानून होंगे वो सारे राज्यों के अंदर जाएंगे, इस संसद में नहीं आएंगे। What is credited to the consolidated fund of a state will be determined by the legislature of that state. यहां सिर्फ वही आएंगे जो आर्टिकल 110 वाले होंगे या आर्टिकल 117 वाले होंगे। It's only those which will come here. And finally, it is whatever final draft the GST Council prepares, depending on the language of that draft, it will be the authority of the speaker to decide. And let me just tell you, this argument which is being raised that I have an option, there are some three boxes, general bill, financial bill and money bill, and I have an option in which one to put it. I have no such option. The Constitution clearly defines which each bill is. The language used in Article 110 is, a bill shall be deemed to be a money bill only if the following conditions are present. It shall be deemed to be. And therefore, we are all bound by the mandate of 110. If it doesn't have the ingredients of Article 110, then it will get into Article 117 and become a financial bill. But if it has the ingredients of Article 110, then it shall be deemed. This optional choice, और मैंने इसका दूसरे सदन में उत्तर दिया था, what is the difference between the jurisdiction of the two houses? Otherwise, both houses of parliament are equal. Under Article 75, the Council of Ministers is responsible to this house. It can't survive a minority in this house, it can survive a minority in the other house. Vote of no confidence जो होता है केवल इस सदन में होता है, उसमें नहीं हो सकता। और मनी बिल के संबंध में, मनी बिल केवल इस सदन में इंट्रोड्यूस हो सकता है, मनी बिल पे सिर्फ इस सदन में वोट हो सकता है, और मनी बिल अगर गिरता है तो सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं, सरकार उसी वक्त इस्तीफा देती है।
राज्यसभा में अगर क्योंकि वोटिंग नहीं होती तो इसलिए गिर नहीं सकता। अब आप कहते हो भाई आपके पास ऑप्शन है मनी बिल बनाओ ना बनाओ, कल ऐसी स्थिति आ गई कि मनी बिल आया और सरकार गिरने लगी है, तो आपके सुझाव को मान के वो कहे अच्छा अब मान लो ये मनी बिल नहीं है। ऑप्शन कैन वर्क आइदर वे। अगर मैं आज मनी बिल को नॉन मनी बिल बना सकता हूं तो डिस्ट्रेस सिचुएशन में भी उसको बना सकता हूं क्या? The answer is no. What is within the definition of Article 110 will be a money bill, otherwise it will not be a money bill. आपने एक ठीक कहा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव होते हैं, इसलिए डायरेक्ट बढ़ाओ और इनडायरेक्ट को धीरे धीरे कम करो। नीति के तौर पे ये सही सुझाव है, पर इसमें कई चुनौतियां हैं और इसलिए इस पुस्तक में से उसको पढ़ लेना कि पूरी दुनिया में क्या होता है और इस देश की वास्तविकता के साथ जोड़ना। इस देश में 25 करोड़ परिवार हैं और डायरेक्ट टैक्सेस जिन देशों में ज्यादा हैं इनडायरेक्ट की तुलना में, वहां अधिकतर परिवार टैक्स देते हैं। यहां हमने कृषि क्षेत्र के उस 25 करोड़ में से 15 करोड़ को मुक्त किया हुआ है। इसलिए केवल थ्योरेटिकल तरीके से यह कह देना कि आप डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाओ, अब ये तर्क लगाइए जो बकाया डायरेक्ट टैक्सेस की बेस है, इतने बड़े वर्ग 60% लोगों को उससे मुक्त किया हुआ है, उसके अलावा बीपीएल है, उसके अलावा एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लोग हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में जिसको डायरेक्ट टैक्सेस से इस देश ने मुक्त किया हुआ है सामाजिक और आर्थिक आधार के ऊपर। देखिए वर्ल्ड ओवर प्लीज अंडरस्टैंड the reason why corporate taxes are coming down compared to individual taxes, because the highest bracket individual tax is paid by the wealthy, that is increased, so that people have surplus corporate income in order to reinvest. That is the principle. Therefore, if you see the general pattern globally, and that's based on a global experience, otherwise if you keep them unduly high, then the investor has a choice. आप इसको 50% कर दीजिए कॉर्पोरेट टैक्स को और आपको लगेगा कि ये एंटी रिच हमने कर दिया, लेकिन जब इन्वेस्टर पैसा डालने लगेगा वो ये कहेगा कि मैं उस देश में डालूंगा जहां 20% इनकम टैक्स है। ये केवल विदेशी पिछले आपकी सरकार भी आपने 10 साल चलाई, कितने भारतीय एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान के बाहर जाकर फैक्ट्रियां लगा दी। कई अलग अलग कारण थे और उन कारणों में से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कारण है। एक कारण यह भी होता है कि आपको अपने प्रतिस्पर्धा में जो लोग हैं, कंपेटिटर्स हैं, उनकी तुलना में कंपेटिटिव टैक्स रेट देना पड़ता है। हमारा जो कंपेटिटिव टैक्स रेट देने के लिए ताकि सरप्लस इनकम्स को लोग वापस वहां पर री इन्वेस्ट कर पाए, इसके पीछे एक ये भी उद्देश्य होता है। और ये पहली बार मैंने नहीं कहा। Who was the creator of the idea in India that the corporate tax rate should be brought down so that people can invest in India, both from outside and within India, create more jobs? Who created this idea? Not me. The direct tax code brought in by the UPA government. आपकी सरकार जो डायरेक्ट टैक्स कोड लाई थी ये उसी का सिद्धांत था और इसलिए जैसे आपने कैप के ऊपर एक आफ्टर थॉट ले ली, अब इसके ऊपर एक आफ्टर थॉट लाइए, इसकी कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। देखिए खड़गे जी, एडवाइजर्स आपसे जब आपकी पार्टी से बात हुई है, मैं स्पष्ट कर दूं, इस पूरी थ्योरी का एक तो उनकी रिपोर्ट में कोई 18% था नहीं, उसमें था कि अगर हम ये कदम उठाते हैं तो ये 16.9 से लेकर 18.9 तक हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली दिस इज 17 to 19%। उस 17 से 19% में दो तथ्य आपको और जोड़ने पड़ेंगे और ये राज्यों का तर्क था और केरल के इनके जो मिनिस्टर हैं वो बार बार ये स्टेटमेंट देते हैं। पहला तर्क ये था कि ये सारे के सारे फिगर्स
2013-14 पे आधारित हैं। 13-14 के बाद जो सेस लगे हैं उन सेसेस को भी इसमें जोड़िए, उसका फर्क पड़ेगा। दूसरा, केंद्र को भी इतना टैक्स चाहिए होगा कि जो राज्यों को मुआवजा कॉम्पेंसेशन देना है वो कॉम्पेंसेशन भी उसमें फैक्टर इन हो जाए। तो ये जो 17.9 का फिगर था, 18.9 का, 19 का, उसमें ये दो फैक्टर और ऐड होते हैं। सीए ने ये अपना पूरा प्रेजेंटेशन राज्यों के वित्त मंत्रियों को दिया। हर वित्त मंत्री ने, जिसमें आपकी पार्टी के राज्य भी थे, उन्होंने कहा कि हमारा कैलकुलेशन आपसे अलग है। जब आपकी पार्टी से हमारी चर्चा हुई तो राज्यों का आकलन क्या है और हमारा आकलन क्या है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को हमने दोनों असेसमेंट्स और आकलन प्रेजेंटेशंस दे दिए। इसलिए इसके ऊपर जो ओपिनियन है, जो विचार है दो अलग अलग, वो एक दिशा में आए, कन्वर्ज हो, और कन्वर्ज होने के बाद जीएसटी काउंसिल उसको तय कर लेगी। Both these views will be before the GST Council. Your finance ministers will also be there in the GST Council when we decide this actual figure. ये कोई हम सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी ऐसा, हमारा उसमें केवल 1/3 वोट होगा, 2/3 वोट राज्यों का होगा जो तय करेंगे। और राज्यों को मालूम है कि जनता पे कितना कम टैक्स लगाना है और अपना गुजारा जिससे चलता रहे उतना टैक्स लगाना है। फिगर्स नहीं लाए तो पेज 54 आपका जो इकोनॉमिक एडवाइजर की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है, मीनवाइल वी रेकमेंड ए 3 rate structure in order to ensure that the standard rate is kept close to RNR. The maximum possible tax base should be taxed at the standard rate. The committee would recommend that lower rates be kept around 12%. That is center plus states, with standard rates varying between 17 and 18%. And table 10 पे भी अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 53, टेबल 10 में भी समरी ऑफ रिकमेंडेड रेट ऑप्शन, उसमें भी आपके रेट जो दिए हैं इकोनॉमिक एडवाइजर, उससे अगर आप जाएंगे उस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि 18 आप मैक्सिमम रखिए। देखिए, नॉट हम कहीं से बाहर से भी विचार। मेरा केवल एक ही सुझाव है कि आप बड़े विद्वान चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट पर रिलाई कर रहे हैं। आप अपने राज्यों के, कांग्रेस राज्यों के वित्त मंत्रियों से पूछ लीजिए कि उनको कितनी आवश्यकता है। 18 में उनका गुजारा चलेगा, 19 में चलेगा कि 20 में चलेगा। और इसलिए जहां 2 क्लियर ओपिनियंस थे उस मीटिंग में, एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का ओपिनियन था, एक राज्यों का। Therefore, all the finance ministers said we have a slightly different perception. Now that gap of 2, 3, 4% between them, that has to be converged. Gave 24%. NIFP gave 24%. स्टेट्स तो 24 तक नहीं गए। आज मैंने पढ़ा कि केरला के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भाई 22 में गुजारा चल सकता है हमारा, कोई राज्य कहता है 20 में चल सकता है। तो इसलिए ये फिगर जब कन्वर्ज करेगा और राज्य तय करेंगे तो ये फिगर तय होगा। 2 छोटे विषय, एक विषय जो शिवसेना की तरफ से उठाया गया और वो स्वाभाविक ठीक विषय है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और लोकल बॉडीज का क्या होगा। ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए विशेष रूप से है क्योंकि वहां पर ऑक्ट्रॉय कलेक्शंस काफी ज्यादा हैं। आर्टिकल 243X जो है उसमें स्पष्ट प्रोविजन है कि कोई भी राज्य म्युनिसिपैलिटीज को अलग से टैक्सेशन इकट्ठा करने की व्यवस्था कर सकता है, वो बरकरार रहेगा। दूसरा, महाराष्ट्र के संबंध में जब शिवसेना के सांसदों ने यह विषय मेरे साथ उठाया था और उद्धव जी ने भी मुझे लिखा, तो मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की। जो स्टेट्स के जीएसटी लॉज आएंगे, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्सेशन भी वो सबस्यूम कर लेंगे अपने जीएसटी में, जो आपके ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्सेस हैं, तो क्या आप उसमें प्रावधान कर सकते हो डिवोल्यूशन का, कि वो कॉर्पोरेशंस को डिवोल्यूशन, जैसे हम फाइनेंस कमीशन के थ्रू राज्यों को देते हैं,
राज्य अपनी लोकल बॉडीज को दें। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम देंगे, और आप ये कह सकते हो कि महाराष्ट्र में हम करने वाले हैं, क्योंकि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अन्य के लिए व्यवस्था हो, हम इसकी पूरा उसके अंदर व्यवस्था करने वाले हैं। देयर आर सेवरल अदर इश्यूज जो कल्याण बैनर्जी ने और अन्य सदस्यों ने किए। एक विषय आया कि पेट्रोलियम को क्यों बाहर रखा है। पेट्रोलियम जीएसटी में है, लेकिन उस पर अभी टैक्स नहीं लगेगा, राज्य टैक्स लगाएंगे। जब जीएसटी काउंसिल 3/4 बहुमत से तय करेगी तभी पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स लगना शुरू होगा। अल्कोहल उससे बाहर रखा है क्योंकि सभी राज्यों की एक आवाज थी कि अल्कोहल को इससे बाहर रखिए। अल्कोहल अदरवाइज वुड हैव बीन अ डील ब्रेकर। जीएसटी तब तक बन नहीं सकता था अगर हम लोग उसके लिए इंसिस्ट करते। राज्यों का इसमें सहयोग चाहिए था। अब ड्यूअल कंट्रोल का जो विषय आपने उठाया कि एक ही असेसी का 2000 अगर सरकारें असेसमेंट करेंगी नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके नियम डिफाइंड होने चाहिए। ये एक्सरसाइज अब जीएसटी काउंसिल करेगी और केंद्र सरकार का प्रयास रहेगा कि उसमें एकदम क्लैरिटी रहे। वो 1.5 करोड़ हो या क्या व्यवस्था हो, वो काउंसिल वर्कआउट करेगी एंड वी आर ओपन टू दोज सजेशंस कंप्लीटली। एग्जेम्पशंस किस प्रकार की हों, एग्जेम्पशंस कितनी हो, जैसे एक विषय आया कि 10 लाख की हो या 25 लाख की हो। अगर 25 लाख कर दी जाती है तो 60% लोग ट्रेडर्स वो इससे बाहर हो जाते हैं और इसका टैक्स इंपैक्ट जो है वो केवल 2% है। तो इसलिए एक सुझाव है कि इसको 25 किया जाए, लेकिन यह विषय भी जीएसटी काउंसिल का है। इस विषय को भी जीएसटी काउंसिल ही अपने आप तय करेगी। ये कई विषय से माननीय अध्यक्ष जी मैंने इसका उत्तर देने का प्रयास किया है। मैं एक बार फिर सभी सदस्यों का बहुत आभारी हूं और मैं टू शॉर्ट क्वेश्चंस, क्लैरिफिकेशन काफी विस्तार से हमारे वित्त मंत्री ने दिए हैं। एक प्रश्न उठा था चर्चा के अंदर कि स्टेक होल्डर्स स्टेट गवर्नमेंट है और केंद्र सरकार भी है, पर मैं समझता हूं स्टेक होल्डर कंज्यूमर है। कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए इस संविधान संशोधन में क्या व्यवस्था की गई है? जैसे प्रस्ताव दिया गया था कि पिछले साल मलेशिया में उन्होंने एक नेशनल प्राइसिंग काउंसिल बनाए हैं, और मुझे जितनी जानकारी है हमारी ये जो जीएसटी काउंसिल बनने वाले हैं, ये जीएसटी काउंसिल का हर एक प्रस्ताव सजेशन होगा। अल्टीमेटली रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट हैज टू टेक ए डिसीजन। ये बाइंडिंग नहीं होगा, उसके अलग किस्म से इनडायरेक्टली दे कैन फोर्स ए डिसीजन, बट ये बाइंडिंग नहीं है। इसलिए अगर स्टेट एंड सेंटर, यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मौली साहब ने कहा कि ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट अगर आ जाए कई, नॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड इन फ्यूचर, तो इसको सामना करने के लिए कंज्यूमर के पास क्या ताकत है? अगर आप इसको और एक क्वेश्चन है, थोड़ा ये एक प्रश्न है, थोड़ा दूसरा एक है, ये सिस्टम कौन चलाएगा? जितने सारे इंफॉर्मेशन आएगा इसके लिए एक GSTN बन रहा है या बना गया है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट का 25.5% शेयर है, स्टेटों का 24% 5% का शेयर है, स्टेटों का 24% 5% का शेयर है। इज इट ट्रू दैट the rest 51% is owned by a private stakeholder? प्लीज सबके नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। प्लीज। And as the finance minister on the GST council, we need 3/4 of the vote to carry through something in the GST council, which means 19 states along with the center. But for quorum, we have requirement of half the states, which means if the center has 1/3 of the votes, if 9 other states don't show up and the center doesn't show up, we won't have quorum. Now suppose not today but in future, the center is not in the interest of giving a state its compensation or delaying it, maybe not having the quorum in the vote. The center would just need 9 states to not show up. Secondly, there are 2 representatives from the center, Minister of Finance and Minister of State. What happens if both are from different parties? It has happened in India. Both are from different political parties and their views are not aligned on a certain matter,
and they want to, because one center has got 1/3 of the vote. Because it has happened, ma'am, in Madhu Tanvate's time. So if the MOS finance, we have centers two representatives representing 1/3 of the vote. So have you thought about a scenario where they have, different, One question only, but ज़्यादा yeah. Empowered Committee had decided that the residual amount in the IGST account shall be shared with the state as per Finance Commission's formula. Empowered Committee had decided that the residual amount in the IGST account shall be shared with the states as per Finance Commission formula. Why the government has gone back from that Empowered Committee's consensual decision? Okay. Thank you. Yes. No, the Finance Minister has given a detailed reply. Yes. I have no more questions. Yes. And the question I wanted to ask has been raised by Bhartrihari Mohtab. The main question is that the GST system would need a huge network. All the data has to be, as the Prime Minister was saying, all the data would be at one place. Now, the information I am told that the states and center would together control only 49% of the new network that will be set up. Yes. Does it mean that we are giving the rest of the shares to a private company or to a foreign company? ये clarify होना चाहिए. Why you are repeating? I'm sorry. Madam, No, it will. a very ये हनुमान important की question. पूछ हो जाएगी. The whole process took enough time to come up to this level. Question is, now this process will be sent to the states. Roadmap. A roadmap, whether at what time gap it will reach to the states, when they will come back, and what is the time-bound program, if there is any, that when this process is actually going to be completed and going to be implemented. If government has any roadmap to fulfill the expectations and desire of the whole nation. प्रेमचंद्रन जी, only question. बहुत लंबा भाषण नहीं, बहुत बोलते हो. No, madam. Yes. Madam, my specific question to the Honorable Minister is regarding the adjudicative mechanism of the GST disputes. Only the dispute which are arising out of the recommendations of the GST Council. My specific question to the Honorable Minister is, suppose I put a dispute in the GST Council. Unfortunately, the GST Council is not making any recommendation. Suppose I am entitled to approach the dispute redressal mechanism so as to redress the grievance of my state. That is a specific question which I would like to ask. Yes, Murali Mohan ji. Yes. 1,700 crore revenue per annum. Yes. Once the GST comes into force, and it would stand to lose 23,500 crores over 5 years. As after the bifurcation of Andhra Pradesh has become a revenue deficit state. In view of this, I want assurance from the government as to how is it going to compensate the revenue deficit given the fact that ultimately the center's responsibility to bridge the gap. Yes, Kavita. Ma'am, all of us have been speaking about businesses, ma'am, but none of us have spoken about the people and the effect of GST on the middle class people, particularly regarding the health services and the housing. क्योंकि सर हमारे और आपकी ये ड्रीम है कि सभी को हाउस मिलना चाहिए, लेकिन इसके वजह से सर्विस टैक्स बढ़ेगा मैम और आम आदमी को घर बनाने में बहुत दिक्कत होगी. तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर अबाउट द हेल्थ सर्विसेज एंड द हाउसेस. Okay. After his reply you can. After his reply you can. You want just now? Going to reply. He is replying. मैं इकट्ठे जवाब दे दूंगा. No, you don't want to ask him. Madam, there are several questions. Why? I'm. एक सवाल आया कि क्या एंटी प्रॉफिटियरिंग मलेशिया के अनुभव पर क्लॉज होगा कि नहीं होगा. ये परिस्थिति तब पैदा होगी जब जीएसटी काउंसिल रेट तय करेगा. ये निर्णय केंद्र सरकार को भी नहीं लेना, ये राज्य सरकारों को नहीं लेना.
सामूहिक रूप से जब भी जो भी न्यूनतम टैक्स होगा, जब ये जीएसटी काउंसिल तय करेगी, उसके संदर्भ में लेना है कि नहीं लेना, ये निर्णय वो लोग करेंगे। और इसलिए अगर किसी के संबंध में उनको आवश्यकता महसूस होती है तो ये संविधान संशोधन में लिखने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो सिर्फ इनेबलिंग है कि काउंसिल बन गई और काउंसिल इस तरह का कानून बनाएगी। अब उसका जो ड्राफ्ट भी बनना है, उसमें किस परिस्थिति में ये एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज ट्रिगर होगी, ये जीएसटी काउंसिल की सिफारिश के ऊपर निर्भर करेगा। एक मूल सवाल पूछा गया कि जीएसटीएन जो है, जो आईटी नेटवर्क तैयार कर रही है पूरा, वो क्या उसमें 51%, ये जीएसटी काउंसिल 2000, ये जीएसटीएन 2013 में बनी थी और 2013 में इसका जो पूरा मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल हो, बहुत ज्यादा ट्रेंड लोग हों। एक एक महीने में 3-3 बिलियन वाउचर्स मैच करेंगे, खरीदने वाले का और बेचने वाले का, और इसलिए इसकी एफिशिएंसी के ऊपर ये सारा निर्भर करेगा। इसमें हाई पेड प्रोफेशनल्स चाहिए और इसलिए सरकारी तंत्र शायद 2013 में ये सोचा गया था कि कई बार इसकी अनुमति नहीं देता, और इसलिए इसका एक सेफ स्ट्रक्चर तब सरकार ने बनाया था और वो सही स्ट्रक्चर है। इसमें 49% शेयर होल्डिंग सरकार की रहेगी, जो 51 आप प्राइवेट की कह रहे हैं वो एलआईसी हाउसिंग, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इस प्रकार की संस्थाओं की रखी है, ताकि जीएसटी काउंसिल को स्टाफ हायरिंग के लिए एक प्रकार से सरकारी ढांचे के बाहर भी वो सुविधा प्राप्त हो। ये 2013 का निर्णय था जिसको हम लोगों ने नहीं है, इसमें मैंने आपको पढ़ दिया, एलआईसी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दीज बॉडीज हैव द 51% शेयर। ये 2013 में कंसिडर्ड तरीके से उन्होंने सोच समझ कर इसको बनाया था। आईजीएसटी के संबंध में आपने पूछा कि वो जो भाषा का थोड़ा परिवर्तन है, मुझे पत्र आया है जो आपने, करुणाकरण जी ने भी कहा था, मैंने उसका उत्तर भी दिया है। आईजीएसटी का कुछ जो एम्पावर्ड कमेटी की और सिलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, जिसके तहत कुछ हिस्सा डिवोल्यूशन में जाता है, कुछ नहीं जाता, वो जब भाषा में ट्रांसलेट किया था तो उसकी भाषा में कुछ एरर था और वो एरर बाद के अंदर तकलीफ पैदा करता, इसलिए उसको हम लोगों ने करेक्ट किया है और इसकी मैंने लिखित जानकारी अब दोबारा से उन दोनों राज्यों को भेज दी है। रोड मैप के संबंध में आपने पूछा, यहां से पारित होने के बाद ये राज्यों में जाएगा, राज्यों से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति इसको नोटिफाई करेंगे तो काउंसिल बनेगी। काउंसिल बनने के बाद एक पहला काम होगा कि ड्राफ्ट लेजिस्लेशंस बनाए काउंसिल। ड्राफ्ट लेजिस्लेशंस के साथ साथ जितने ऑपरेशनल निर्णय हैं, रेट से लेकर उसकी फंक्शनिंग तक, वो सारे उसमें रहेंगे और जितना जल्दी हम समन्वय के साथ उन कानूनों को पारित कर पाएंगे, राज्य अपने कानूनों को पारित कर पाएंगे और ये निर्णय हम ले पाएंगे एक आम सहमति के साथ काउंसिल में। इसकी स्पीड कितनी होगी ये उसके ऊपर एक प्रकार से ये निर्भर करेगा। एक प्रश्न कविता जी ने भी पूछा कि क्या एक भय है कि सर्विसेज का रेट ऊपर जाएगा तो उससे कई चीजें महंगी भी हो सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों में, अब आप देखिए, अर्थव्यवस्था का 57% हिस्सा सर्विसेज से आता है, सेवाओं से। अगर हम सेवाओं को बिल्कुल बाहर रखते, जो पहले बाहर थी, और टैक्सेशन केवल मैन्युफैक्चरिंग पे लगाते तो इस देश की मैन्युफैक्चरिंग अनकंपेटिटिव हो जाती। सारा सरकार का खर्चा मैन्युफैक्चरिंग से आता था। 1994 से पहले ये स्थिति थी। सर्विस टैक्स आने के बाद यूपीए सरकार ने 10 को 12, फिर हमने 12 को 14 और 15, उसके पीछे रेवेन्यू के अतिरिक्त एक दूसरा उद्देश्य यह था कि ये एक प्रकार से कन्वर्ज करे। और कन्वर्जेंस में लाभ ये है कि कभी ना कभी हर प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों का रोल रहता है। अब आपने हाउसिंग का उदाहरण मांगा, आप घर बनवाएंगे, उसमें मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स के ऊपर भी टैक्स होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर सर्विस प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर भी टैक्स होगा। तो इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी जिस प्रकार से कन्वर्ज कर रही है, शायद आरंभ में वो कितना कर पाते हैं देखने को होगा, काउंसिल क्या इसका निर्णय लेती है कि बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, लेकिन लंबे अरसे में इसकी कन्वर्जेंस आपस में होना स्वाभाविक है। आप किसी घर को पेंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को बुलवाते हो,
पेंट के उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट होगा और उसकी सर्विसेज के अंदर सर्विस टैक्स कंपोनेंट होगा. So the tax rates will eventually have to converge. You will gain somewhere, you may lose somewhere. That may be the eventual impact as far as tax. आंध्र प्रदेश के मित्रों ने कहा, यह स्पष्ट है कि रेवेन्यू डेफिसिट अगर किसी भी राज्य का इसमें क्रिएट होता है तो 5 साल के लिए जैसे सबको ओवरराइड किया जाएगा, जो टोटल आंध्र पैकेज बना हुआ है और जो और बनाने वाले हैं, over and above that, this has to be taken care of because this is a statutory constitutional responsibility as far as the center is concerned.